हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आव्यूह पर कितनी प्रकार से संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं, कितने प्रकार से हम आव्यूह को रूपांतरित कर सकते हैं। तो किसी भी आव्यूह पर कुल मिलाकर के 6 प्रकार की संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं, जिनमें से 3 संक्रियाएं हम लगा सकते हैं पंक्तियों पर और 3 संक्रियाएं लगा सकते हैं स्तंभों पर। यह जो संक्रियाएं हम लगाते हैं मेनली 3 टाइप्स की ही होती हैं, लेकिन वह पंक्तियों और स्तंभों के कारण 6 गिनी जाती हैं। वही संक्रिया हम पंक्ति पर भी लगा सकते हैं और वही संक्रिया हम स्तंभ पर भी लगा सकते हैं। इन्हीं को ही कहा जाता है प्रारंभिक संक्रियाएं या फिर रूपांतरण। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर 1 कौन सी संक्रिया है। तो सबसे पहले होता है किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देना। किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, इंटरचेंज। विनिमय को कहा जाता है इंटरचेंज कर देना। अब यदि हम इसे सिंबल फॉर्म में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, मान करके चलिए हमें आईवी पंक्ति को जेवी पंक्ति के साथ इंटरचेंज करके बताना है। तो आईवी पंक्ति को जेवी पंक्ति के रूप में बदलने के लिए हम उसे लिख करके बताएंगे कि हम आर आई को इंटरचेंज कर रहे हैं आर जे के साथ। इसी तरीके से यदि हमें आईवे स्तंभ को जेवे स्तंभ के साथ इंटरचेंज करके बताना है तो हम उन्हें लिख करके बताएंगे कि हम सी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को अर्थात स्तंभ को। आईवे स्तंभ को हम इंटरचेंज कर रहे हैं जेवे स्तंभ के साथ। अब इन्हें हम मैट्रिक्स पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से हम क्लियर समझेंगे कि हम ये क्या लिख रहे हैं, इसे क्या निरूपित करके बता रहे हैं। मान करके चलिए हमें एक आव्यूह दिया गया है 1, -1, 5, 2, √3, 6, 1 और 7। अब यदि हम यहाँ 2 पंक्तियों को विनिमय करके बताएं, मान करके चलिए हम यहाँ पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ इंटरचेंज करके बताना चाहते हैं, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को बदल लेने पर हमें जो आव्यूह मिलेगा वह कौन सा मिलेगा। अब हमें पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बनाना है और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बनाना है। तो दूसरी वाली पंक्ति को हम पहली पंक्ति की जगह पे लिख दें और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह पर लिख दें। बाकी तीसरी पंक्ति का हमें कुछ नहीं करना है, तो हम उसे ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉलम को भी चेंज करके बता सकते हैं। मान के चलिए इसी मैट्रिक्स के लिए हमें C1 और C3 को इंटरचेंज करके बताना है, तो फिर हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, C1 और C3 को बदल दीजिए। C1 और C3 ये रहे, इन्हें आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो एक साथ C3 वाला हमने C1 बना दिया, दूसरे वाले का हमें कुछ नहीं करना है और तीसरे वाले की जगह हमने पहले वाला लिख लिया है। तो ये हो जाता है हमारा आव्यूह पर पहली प्रारंभिक संक्रिया, जहाँ पहली संक्रिया में हम 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत है। इसी तरीके से दूसरी संक्रिया होती है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना। जैसे मान करके चलिए हम सिंबल फॉर्म में ही इन्हें सबको पढ़ करके चलें, हमें आईवी पंक्ति में k से गुणा करके बताना है, जहाँ k का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यदि हमें आईवी पंक्ति में एक शून्येतर संख्या k से गुणा करके बताना है तो हम उसे रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि जो हमारी आईवी पंक्ति है अब हम उसे बदल रहे हैं उस आईवी पंक्ति में k से गुणा करके। तो RI को हम चेंज कर रहे हैं k गुणा RI में। इसी तरीके से यदि हमें अपने आईवी स्तंभ को चेंज करके बताना है, जहाँ फिर से हम k बराबर 0 नहीं है किसी एक शून्येतर संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो उसे हम लिखेंगे कि हम अपने आईवे स्तंभ को बदल रहे हैं k गुणा आईवे स्तंभ से। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमें एक आव्यूह दिया गया है b बराबर 1, -1, 2, √3, 1 और 1। यदि हम अपने रो को चेंज करने की बात करें, पंक्ति को बदलने की बात करें, तो मान करके चलिए हमें अपनी R1 वाली जो पंक्ति है उसे बदल लेना है 2 गुणा R1 में।
तब जब हम यह संक्रिया इस पर लगाएंगे तो जो हमें दिया गया अवयव है अब वह किस में बदल जाएगा, R1 में 2 की गुणा करने पर बदल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और दूसरी पंक्ति का हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अभी तक तो हमने केवल पूरे के पूरे अवयव को एक संख्या से गुणा करना सीखा। अब यह जो संक्रियाएं हैं वह अलग से किसी पंक्ति या अलग से किसी स्तंभ को गुणा करने का हमें रास्ता बता देते हैं कि यदि हमें केवल R1 को ही गुणा करना है तो आप उन्हें लिख करके बताइए कि हम R1 को बदल रहे हैं 2 गुणा R1 से, और बाकी जो R2 वाला मान है हम उसे ऐसे का ऐसा ही रख लेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसी मैट्रिक्स पर कॉलम का एक एग्जाम्पल ले लें, मान करके चलिए अब हम C3 को बदल रहे हैं 1/7 C3 से। अब हमें केवल तीसरे वाले कॉलम को बदलना है, बाकी दोनों कॉलम ऐसे के ऐसे ही रखने हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों कॉलमों को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लें इनका, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। बाकी तीसरे कॉलम में हमें क्या करना है, 1/7 की गुणा करनी है, या हम कहें 7 का भाग करना है C3 के प्रत्येक अवयव में। तो 1 में 7 का भाग करेंगे 1/7, नीचे भी 1 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/7। तो ये हो जाती है हमारी दूसरी संक्रिया, जिसमें हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके बता सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये स्पेशली कहीं काम नहीं आती हैं। ये जो सारी की सारी संक्रियाएं हैं ये हमें काम आने वाली हैं किसी भी अवयव के व्युत्क्रम को निकालने के लिए, क्योंकि व्युत्क्रम हमें आगे पढ़ना है। हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं अवयव के लिए, लेकिन अभी हमने व्युत्क्रम नहीं पढ़ा है। उसका इन्वर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी हम किसी अवयव का इन्वर्स निकाल करके बताएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रारंभिक संक्रियाओं की। इसीलिए हम सबसे पहले सीख रहे हैं कैसे प्रारंभिक संक्रियाओं को अवयव पर लगाया जाता है। अब इसी में हमारी थर्ड ऑपरेशन जो है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना। ये प्रॉपर्टी हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ क्या बताया गया है, जैसे मान करके चलिए सबसे पहले हम पंक्ति के लिए पढ़ रहे हैं, तो किसी पंक्ति को मान करके चलें R1 या RI को हम जनरली फॉर्म में लिखें। हम RI पंक्ति को कैसे बदलेंगे, किसी अन्य पंक्ति, कोई दूसरी पंक्ति हमें दे रखी है, मान के चलें RJ दे रखा है, के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ लेना। किस में जोड़ना है, RI में ही जोड़ेंगे जब RI को बदल रहे हैं। तो यहाँ हम इस ऑपरेशन की मदद से RI को बदल सकते हैं किसी दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके उस संगत पंक्ति में जोड़ लेने पर। तो यहाँ RI को बदल दिया हमने RI + K गुणा RJ में। इसी तरीके से यदि हम स्तंभ के लिए संगत संक्रिया को समझ रहे हैं तो CI को हम बदल सकते हैं CI + K गुणा CJ में। फिर से इस प्रॉपर्टी को हम क्लियरली समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। मान करके चलिए हमें एक अवयव दे रखा है 1, 2, 2, -1। इस पर हमने एक संक्रिया लगाई, R2 को हमें बदलना है R2 - 2R1 में। कोई भी संक्रिया हो सकती है, ये डिपेंड करेगा हमें वहाँ बदल करके क्या लाना है। जैसे मान करके चलिए यहाँ 2 आ रहा है और मुझे इसे 0 बनाना है। अब मैं इसे 0 कैसे बना सकती हूँ, यदि मैं 2 में से इसका 2 गुना घटा दूं, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसमें से मैं इसे घटा दूं तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो यही मैंने किया है R2 में से, ये दूसरी पंक्ति है, जब मैं R2 में से पहली वाली पंक्ति का 2 गुना घटाऊं तो मुझे यहाँ 0 मिल जाएगा। मुझे तो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ बदल करके कुछ भी आ जाए। तो यहाँ प्रयोग करने पर यह बदल करके आएगा। अब हम R2 को बदल रहे हैं, R1 का तो हमें कुछ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने R1 को ऐसे का ऐसा ही लिख लिया है। अब R2 को बदलना है 2 - 2 गुणा R1 की जगह पे लिखा है 1, तो 2 - 2 0 मिलेंगे। इसी तरीके से इस अवयव के लिए करेंगे तो R2 की जगह मान है यहाँ -1, बीच में -2 गुणा R1 का मान 2 के बराबर है, तो यहाँ मिलेगा -4 और -1 -5 के बराबर। ये हो जाती है हमारी तीसरी ऑपरेशन में कैसे हमें चेंज करना है। यदि सी अवयव के लिए हम अपना कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहें, मान के चलिए हम यही लगा रहे हैं, C2 को हमें चेंज करना है C2, अब माइनस की जगह प्लस से सीख लीजिए 2C1 से। तो फिर से इस वाली मैट्रिक्स को हम चेंज करके क्या लिखेंगे, और C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 का तो कुछ करना नहीं, 1 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। C2 2 और -1 को बदल करके क्या लिखना है, C2 + 2 गुणा C1। तो इन सारे मानों को आप यहाँ लगाते जाइए, 2 में जोड़ना है इसका 2 गुना, तो 2 और 2 4। -1 के लिए करेंगे तो C2 में कितना है -1, बीच में लगाना है +2 गुणा और C1 वाला मान। C1 में कितना आ रहा है इसके लिए संगत अवयव 2, तो 2 दूनी 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 3।
इस तरीके से ये ऑपरेशन हमें यहाँ लगा लेने हैं। अब यहाँ आपने कुल मिलाकर के 6 ऑपरेशन सीख लिए हैं। यहाँ हमने 3 प्रॉपर्टी 3 ऑपरेशन बताए हैं, लेकिन वह पंक्तियों के लिए भी हैं और स्तंभों के लिए भी हैं। तो 3 हो गए पंक्तियों के लिए और 3 हो गए स्तंभों के लिए। इस तरीके से 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए किसी भी आव्यूह को रूपांतरण करने के लिए। अब इसके बाद हमें पढ़ना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, कौन से आव्यूह व्युत्क्रम रखेंगे, कैसे हम व्युत्क्रम निकाल पाएंगे उनका। व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो यदि कोई भी एक आव्यूह ए हमें m कोटि का वर्ग आव्यूह दिया गया है, सबसे पहले तो कंडीशन होती है व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए कि वह वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए, कोई भी आयताकार आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो कंडीशन यही है। माना ए कोई m कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तब यदि एक दूसरे आव्यूह b का इस प्रकार से अस्तित्व है कि हम a की गुणा b में करें चाहे b की गुणा a में करें, हमें एक तत्समक आव्यूह ही प्राप्त हो। एक वर्ग आव्यूह के लिए यदि एक अन्य आव्यूह b का इस प्रकार से अस्तित्व है, हम कहें फॉर ऑल a देयर एग्जिस्ट सम b सच दैट ab इक्वल ba इक्वल I, तब हम कहेंगे कि यह जो आव्यूह b है वह आव्यूह a का व्युत्क्रम आव्यूह है। और यह जो आव्यूह b है हम उसे निरूपित करके बताते हैं कि वह a इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई आव्यूह दिए गए आव्यूह के लिए प्राप्त हो जाता है तो दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। लेकिन यदि दिए गए आव्यूह के लिए हम एक ऐसा आव्यूह नहीं ढूंढ पाते हैं कि उसकी गुणा हम उसमें करें और तत्समक आव्यूह दे दें, तो इसका मतलब है फिर यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, माना a बराबर हमें एक आव्यूह 2 1 3 2 दिया गया है, साथ ही एक दूसरा आव्यूह b बराबर हमें दिया गया है 2 -1 -3 2। तब यदि हम इनकी गुणा करके देखें, a गुणा b का मान निकालें तो हमें कितना मिलेगा। a आव्यूह का मान मैं आगे लिख लूँ और b आव्यूह का मान इसके पीछे लिख लूँ। तब इनकी यदि हम गुणा कर लेते हैं तो ऑर्डर 2 का ही हमें मैट्रिक्स मिलेगा आंसर में। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करने पर 2 दूनी 4, 3 की गुणा -1 में करेंगे -3। पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे 2 3 6 माइनस में और 3 दूनी 6 प्लस में। उसके बाद दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करें 1 दूनी 2 और 2 की गुणा -1 में करेंगे -2। फिर से दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करें, 1 की गुणा -3 में करेंगे -3 और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4। यदि इन्हें हल करके देखें तो आंसर आ रहा है 4 में से 3 घटाएंगे 1, -6 + 6 0, 2 - 2 0, -3 + 4 1। इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल रहा है। साथ ही अब हम चेक करके देखें b a का मान कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों ही आइडेंटिटी आने चाहिए। तो अब b वाले आव्यूह को हम पहले लिख लेंगे और गुणा में a वाले आव्यूह को पीछे लिखेंगे। फिर से इनकी गुणा करके देखें, 2 दूनी 4, -3 की 1 में करेंगे -3। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की करेंगे तो 2 3 6 और -3 की 2 में करेंगे तो -6। दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में -1 की 2 में करेंगे -2 और 2 की 1 में करेंगे तो +2। -1 की 3 में करेंगे -3 और 2 की 2 में करेंगे तो +4। फिर से इन्हें हल करके देखेंगे तो 4 से 3 घटाएंगे 1, 6 से 6 घटाएंगे 0, -2 + 2 0, -3 + 4 प्लस में 1 मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। और हमने पढ़ा है कि यदि एक दिए गए आव्यूह के लिए एक दूसरा आव्यूह b इस प्रकार से अस्तित्व में है कि ab बराबर भी I है और ba बराबर भी I है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास b आव्यूह दे रखा है वह पहले वाले आव्यूह का व्युत्क्रम होगा। साथ ही a वाला जो आव्यूह है वह b वाले आव्यूह का भी व्युत्क्रम होगा। मान करके चलिए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी होती और ये b के रूप में दे रखी होती, तब भी इनका प्रोडक्ट हम निकाल करके देखते फिर भी I ही आता। तो यहाँ दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम कहे जाते हैं। a b का व्युत्क्रम है और b a का व्युत्क्रम है। इसी डेफिनेशन के साथ कुछ नोट पॉइंट्स। पहला नोट पॉइंट है कि कोई भी आयताकार आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होगा। आयताकार आव्यूह यदि हमें कोई दे रखा है, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर नहीं है उस आव्यूह में, तो आयताकार आव्यूह के लिए व्युत्क्रम आव्यूह उपस्थित नहीं होता है। क्यों उपस्थित नहीं होता है? क्योंकि जब भी हमें व्युत्क्रम दिखाना है तो ए बी और बी ए दोनों के दोनों परिभाषित होने चाहिए, दोनों के मान I के बराबर होने चाहिए। अब ए बी और बी ए हम परिभाषित तो कर लेंगे, मान करके चलो हमने ए ले लिया 2x3 का और बी ले लिया 3x2 का, तो जब हम ए बी निकालेंगे तब बी परिभाषित और जब बी ए निकालोगे तो
3 क्रॉस 2 को आगे लिखोगे और 2 क्रॉस 3 को पीछे लिखोगे तो फिर भी परिभाषित हो जाएगा। लेकिन साथ में यह हमें क्वेश्चन के डेफिनेशन के हिसाब से बराबर और चाहिए होते हैं, तो यदि हम इन्हें परिभाषित कर भी लेते हैं तो फिर भी हमें ये बराबर नहीं मिलेंगे। एक बार 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, एक बार 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। तो एक आयताकार आव्यूह के लिए ए बी और बी ए के परिभाषित होने के साथ साथ उनके बराबर होने के लिए यह जरूरी होता है कि वह समान कोटि के वर्ग आव्यूह ही हों। अर्थात आयताकार आव्यूह के लिए व्युत्क्रम का मान हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, हमें चाहिए कि वह वर्ग आव्यूह ही होने चाहिए, वह भी समान कोटि के। ए और बी समान कोटि के होंगे तभी यह आव्यूह वर्ग आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह रख पाएंगे। साथ ही इसमें दूसरा नोट पॉइंट होता है जो अभी हमने अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में निकाला है कि यदि बी ए का व्युत्क्रम है तो ए भी वी का व्युत्क्रम होता ही होता है। यह आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। इसी के साथ इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। प्रमेय है व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो वह अद्वितीय ही होता है। इसका मतलब है किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए केवल एक ही व्युत्क्रम आव्यूह के रूप में उपस्थित हो सकता है। उसका जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, उसके जैसा हम और कोई दूसरा व्युत्क्रम उसके लिए फाइंड आउट करके नहीं बता सकते हैं। इसका प्रूफ भी हम पढ़ लें। मान करके चलिए हमें ए बराबर ए आई जे एक कोटि m का वर्ग आव्यूह दिया गया है। हम m क्रॉस m से उसे निरूपित कर सकते हैं क्योंकि वर्ग आव्यूह है। अब साथ ही हम मान लेते हैं यदि ऐसा संभव हो, क्योंकि हमें सिद्ध करना है एक ही उसका व्युत्क्रम होना चाहिए, लेकिन हम मान करके चलें यदि ऐसा संभव हो सकता हो तो, यदि संभव हो तो माना इसके 2 व्युत्क्रम हैं b तथा c। b तथा c आव्यूह a के व्युत्क्रम हैं। हम इसका विपरीत मान करके चल रहे हैं और बाद में हम इन दोनों को बराबर बराबर यदि दिखा पाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि यदि 2 व्युत्क्रम हम लेकर के चल रहे हैं तो जरूर ही वह दोनों बराबर बराबर ही रहे होंगे। हमें अब यहाँ क्या सिद्ध करके दिखाना होगा यूनिकनेस के लिए कि यह जो दोनों आव्यूह हैं वह दोनों बराबर बराबर ही हैं। तो सबसे पहले हमने माना है कि बी और सी आव्यूह ए के व्युत्क्रम हैं, तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है उसकी डेफिनेशन को। बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, बी भी व्युत्क्रम है और सी भी व्युत्क्रम है। बारी बारी से दोनों की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। और जब भी एक आव्यूह दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम होता है तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमें मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि हम सी आव्यूह का व्युत्क्रम है उस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि सी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो फिर से दिए गए आव्यूह के साथ यदि हम इसकी गुणा करें या c इंटू ए निकालें तो फिर से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल दिखाना है, b और c को बराबर बराबर दिखाना है, तो हम शुरुआत कर लेते हैं b से। तो हम एक पक्ष में लेकर के चलेंगे b। तो क्या हम b को लिख सकते हैं b गुणा i, क्योंकि i की गुणा तो हम किसी में भी कर लें हमें हमेशा वही अवयव प्राप्त हो जाता है जिसमें हम i की गुणा कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे अब हमें यहाँ c को और लेकर के आना है, तो समीकरण नंबर 2 से क्या हम i को बदल करके लिख सकते हैं ac? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2 की मदद से। इसके बाद हमने गुणन में वितरण नियम को और पढ़ा है, साहचर्य नियम को भी पढ़ा है। साहचर्य नियम के हिसाब से यदि ए बी गुणा सी निकालना है तो चाहे आप ए गुणा बी सी निकाल लीजिए, दोनों बराबर बराबर ही होंगे। तो इस नियम को यदि हम यहाँ लगा लेते हैं, इसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। तो इस ब्रैकेट को बदल करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इस ब्रैकेट को मैं लगा लूँ बी ए के साथ में और सी को उसके पीछे लिख दूँ। अब साथ ही आप देखेंगे कि बी ए का मान समीकरण नंबर 1 से i के बराबर है, तो बी ए की जगह हम लगा लें i और c को ऐसे का ऐसा ही रख लें। ये हमने कहाँ से लिया है? समीकरण नंबर 1 से लिया है। फिर से यदि हम तत्समक आव्यूह की गुणा किसी भी आव्यूह में कर रहे हैं तो हमें लौट करके वही आव्यूह मिल जाएगा। तो हम ले करके चले थे b और लास्ट में ले आए c, इसका मतलब है b बराबर c हमने सिद्ध कर दिया है। तो यह सिद्ध हो जाता है कि जो हमने 2 आव्यूह माने थे वे हमेशा बराबर बराबर ही होंगे और रिजल्ट हमें मिल जाएगा किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम हमेशा अद्वितीय ही होगा, यूनिक ही होगा, उसके जैसा और कोई आव्यूह वहाँ उपस्थित नहीं होगा। इसी से रिलेटेड दूसरी थ्योरम और है।
नेक्स्ट थ्योरम है, यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव दे रखे हैं, ए भी व्युत्क्रमणीय है और बी भी व्युत्क्रमणीय है, तो सिद्ध करके बताना है ए बी इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो ऐसा हम कैसे सिद्ध करके बताएंगे? ए बी का इन्वर्स निकालना है, इसका मतलब है इसका भी व्युत्क्रम यहाँ अस्तित्व में रहा होगा। तो व्युत्क्रम ए बी का रखने के लिए हमने पढ़ा है ए बी गुणा ए बी का इन्वर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यदि किसी भी अवयव में हम उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह हमें तत्समक अवयव दे देते हैं। तो ए बी के लिए भी हम वही इस्तेमाल करके चलें कि ए बी में यदि हम ए बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आई मिल जाएगा। अब हमें यहाँ सिद्ध करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और इस पक्ष में लेकर के आना है ए बी इनवर्स। इसका मतलब है हमें केवल यहाँ यह बचाना है और इसको यहाँ से हटाना है। तो यदि मैं यहाँ इस तरफ इनकी ए इनवर्स से गुणा कर दूँ तो ए इनवर्स और ए मिलकर के आई हो जाएगा और यहाँ से ए हट जाएगा। तो यही काम मुझे यहाँ करना है, ए इनवर्स का दोनों पक्षों में पूर्व गुणन कर लें। पूर्व गुणन का मतलब है आगे से गुणा करना है, दोनों पक्षों से पूर्व गुणन करने पर। तो जैसे ही ए इनवर्स की गुणा हम इस पक्ष में करेंगे तो ए इनवर्स और जो कि बी मान लिखे हुए हैं यहाँ हम उन्हें ऐसे का ऐसा ही उतार लें। अब दोनों पक्षों में करना है, ए इनवर्स की गुणा हम यहाँ पर भी आगे कर लेंगे तो हमें यह लाइन मिल जाएगी। इसके बाद साहचर्य नियम से यदि 3 मान गुणा में लिखे हुए हैं तो ब्रैकेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ए इनवर्स ए के साथ लगा लेते हैं और बी को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। ए बी इनवर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पर होल पावर -1 है, इसीलिए हम इन्हें अलग नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसा ही चलाते रहेंगे। इसके बाद ए इनवर्स ए और ए इनवर्स दोनों ही बराबर होते हैं आई के, तो इनको बदल करके हम आई के बराबर लिख सकते हैं, बी ऐसे के ऐसे और ए बी इनवर्स ऐसे के ऐसे। अब ए इनवर्स में फिर से आई की गुणा कर रहे हैं, आई की गुणा आप किसी में भी कर लीजिए, वही अवयव आपको मिल जाता है। चाहे आप रीज़न यहाँ लिख करके बता दीजिए कि ए इनवर्स ए की वैल्यू हमेशा आई के बराबर होती है, साथ ही हम किसी की भी गुणा कर रहे हैं अवयव की तत्समक अवयव के साथ तो हमें वही अवयव मिल जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब फिर से यहाँ तत्समक अवयव आ रहा है और एक दूसरा अवयव आ रहा है। तत्समक की तो किसी में भी गुणा कर लीजिए, वही अवयव आपको मिल जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल में ए इनवर्स। अब हमें यहाँ बी और घटाना है, तो जो काम हमने ए इनवर्स के साथ किया था वही काम हम बी इनवर्स के साथ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से बी और हटाना है। तो बी इनवर्स का दोनों पक्षों में फिर से पूर्व गुणन कर लेने पर, तो बी इनवर्स की गुणा हम इस पक्ष में कर रहे हैं तो बी इनवर्स की गुणा हमें इस पक्ष में भी करनी पड़ेगी। फिर से बी इनवर्स गुणा बी बराबर होता है आई के, और ए बी होल इनवर्स को हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, ये भी मान ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। आई की गुणा किसी भी अवयव में करोगे वही अवयव आपको मिल जाएगा बराबर में बी इनवर्स गुणा में ए इनवर्स। यही हमें प्रूफ करके बताना था, ए बी होल इनवर्स इक्वल होते हैं बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स के। तो ये हो जाता है यहाँ प्रूफ। तो अपने आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी दिए गए अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। अभी तक हमने पढ़ा है केवल व्युत्क्रमणीय अवयव किन्हें कहा जाता है, किसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशंस उन पे वहाँ हम लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।